सुनो सुनो, आपको कुछ पता चला? अमर उजाला दी बोनस के प्लेटफॉर्म पर एक साथ पहली बार दो गेस्ट आ रहे हैं, यानी कि एक साथ कमोडिटी और इक्विटी दोनों के एक्सपर्ट, जो आपको सिखाएंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मतलब सीखिए और कमाइए भी। अंकित कपूर और राजेश शर्मा के साथ 4 जुलाई को, वो भी एकदम फ्री। रजिस्टर करने के लिए इस कोड को स्कैन कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing. नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम कॉटन के बाजार पर चर्चा करेंगे। कॉटन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे, कमोडिटी एक्सपर्ट भूपेश शर्मा जी। सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार सर, बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। सर, आज के इस शो में हम लोग कपास पर बातचीत करते हैं, आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। अभी अगर देखें तो चालू खरीफ सीजन में कपास का जो रकबा है 34% से ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। सर, आगे क्या लग रहा है? मतलब कपास की शुरुआती खेती कम रहने की वजह क्या है? क्या आगे कपास की खेती में सुधार की उम्मीद है या बुआई कम ही रहेगी? जी शो में आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक सामान्य जानकारी मैं दे देता हूँ। देखिए, इसमें क्या है कि सामान्यतः कोई भी एग्री कमोडिटीज जब अल्नीनो होता है तो अल्नीनो का अभी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। चारों तरफ अल्नीनो की बातें सुनाई दे रही हैं। तो जब भी अल्नीनो होता है तो डेफिनेट सी बात है कि जो प्रोडक्शन है उस पर काफ़ी फर्क पड़ता हुआ दिखता है। और विशेषकर जो खरीफ की फसलें हैं, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो ग्वार हो, चाहे वो मूंगफली हो, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो कपास हो, सभी के प्रोडक्शन पर काफ़ी फर्क पड़ता हुआ दिखता है। और अब बात करते हैं कपास की, तो कपास में तकरीबन 35% कम बिजाई का अनुमान सुनने को मिल रहा है अभी तक, जो आंकड़े आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो टोटल 45 लाख हेक्टेयर की जो बुआई हुई थी वो तकरीबन घटकर इस साल अभी 30 लाख हेक्टेयर के आसपास हुई है। तो मुझे लगता है कि जो 35% का गिरावट है, इसमें इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला अल्नीनो, और दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है आपके दूसरी अन्य फसलों के प्रति आकर्षण। जैसे विशेषकर दलहन की बात करें तो पंजाब हरियाणा में पानी की पर्याप्तता होने के कारण यहाँ पर अच्छी फसलें ये लोग आजकल उगाने लगे हैं। और सरकार का भी इन लोगों को पूरा सहयोग है। सरकार भी चाहती है कि भारत दलहन की तरफ से आत्मनिर्भर बने। तो कहीं ना कहीं और जो तीसरा एक छोटा सा कारण रहेगा कि विशेषकर मूंगफली और कपास का जो उत्पादन करते हैं किसान, उसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है कंपैरेटिव टू अदर फसलों के। जी सर। ठीक है सर, एक बार इंपोर्ट के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर अभी देखा जाए तो कॉटन का इंपोर्ट अप्रैल तक रिकॉर्ड रहा है। सर, क्या लग रहा है, क्या आगे भी कॉटन का इंपोर्ट और बढ़ेगा? जी, इंपोर्ट की बात करें तो बिल्कुल इंपोर्ट का काफ़ी असर जैसे पिछले साल जो आपके टैरिफ का जो असर था, उसके टैरिफ के कारण इंपोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पर जो एमएसएमई और जो नॉन एमएसएमई है, और दोनों की डिमांड भरपूर रही है। और दूसरा, इंपोर्ट ड्यूटी भी सरकार ने काफ़ी कम करी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो इंपोर्ट है वो, जैसे आपने भी आंकड़े प्रस्तुत कर रखे हैं कि 27.50 लाख के आसपास था, जो अभी 41.80। परंतु अगर हम आगे के आंकड़े की बात करें तो 2026 के नवंबर इस तक सितंबर तक तकरीबन 65 लाख ये आंकड़ा अनुमानित है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंपोर्ट और बढ़ सकता है। और उसके पीछे की प्रमुख वजह जो है वो मिलों की लगातार डिमांड है। दूसरा, विदेशों का माल जो है वो भारत की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर लगभग लगभग मुझे लगता है कि ये जो आपके आंकड़े हैं 42 लाख, ये कहीं ना कहीं 47-48 लाख तक आते हुए दिखेंगे। और ऊपर में ये तकरीबन 65 लाख तक अनुमानित लगते हैं। जी
सर ये भी बताइएगा कि मौजूदा समय में घरेलू बाजार में कॉटन की डिमांड कैसी नजर आ रही है? जी, अगर घरेलू डिमांड की बात करें तो अच्छी खासी डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो कॉटन इंडस्ट्री है उसमें यार्न की डिमांड भी अच्छी खासी है। जिस तरीके से हम शेयर बाजार भी ट्रैक करते हैं, वहाँ पर यार्न की डिमांड भी है। दूसरा, अगर बात करें तो जो आपके स्पिनिंग का जो होता है, स्पिनिंग में भी अच्छी खासी डिमांड है। तो दोनों तरफ से इसकी डिमांड बनी हुई है। मुझे लगता है कि जो टैरिफ का मसला था वो भी हल होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक बार स्टेबल हो चुके हैं टैरिफ। तो पिछले साल ऑल ओवर जहां पर हमारा यहाँ से जितना कपड़ा बन के जाता है, रॉ मटेरियल जाता है, वो सब कुछ नहीं गया था। और इसके लिए जो इस साल वहाँ जो बैकलॉग पड़ा है, या जिन देशों में मंगाते हैं, वो ओवरऑल वहां पर ज्यादा डिमांड रहेगी इस साल। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में डिमांड बरकरार रहेगी, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, दोनों जगह। जी सर। सर हम लोग डिमांड पर बातचीत करें तो थोड़ा सा और आपसे समझना चाहेंगे। सर कॉटन सीड और ऑयल केक की घरेलू डिमांड कैसी है? जी, कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो जैसे यहाँ पर अल्नीनो का प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कॉटन सीड ऑयल केक में जो पशु आहार है, इसमें लगातार डिमांड बरकरार रहती है। परंतु इसमें एक जो प्रमुख मुश्किल देखने को मिल रही है, वो ये देखने को मिल रही है कि जी ये कॉम्पिटेटिव बना हुआ है अभी। और जैसे अदर जो पशु आहार है, चूरी है, कोरमा है, या कुछ और है, या इस सभी में एक इजाफा देखने को मिल रहा है। परंतु जो जहाँ पर जैसे एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी देखी जाए, तो बहुत कम लोग खल खिलाना पसंद करते हैं पशुओं को, कंपैरेटिव टू चूरी। क्योंकि अगर मान लीजिए इतने रुपए की चूरी मिल रही है और कोरमा मिल रहा है, या इतने रुपए की खल मिल रही है, तो कोई भी जो पशुपालक है वो सामान्यतया भरोसा करता है चूरी पर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर डिमांड लगातार बनी रहेगी कम उत्पादन के कारण। परंतु ऊपर के भाव में एक सप्लाई भी बनी हुई रहेगी। तो इसके कारण प्राइसेस में मुझे विशेष नहीं लगता कि कोई विशेष उछाला देखने को मिलेगा। सर ये भी बताइएगा, थोड़ा सा प्राइजेस को लेकर आपसे राय जानना चाहेंगे। शॉर्ट टर्म नज़रिए से कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक की प्राइजेस का क्या आउटलुक रहेगा आपके अकॉर्डिंग? जी, अगर पिछले एक महीने की बात करी जाए तो प्राइसेस में चाहे राजकोट या कड़ी की बात करें, तो दोनों तरफ कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला। परंतु मुझे ये समझ आता है कि ओवरऑल सीजन शुरू होने से पहले इसमें 25,000 से 26,000 एक अच्छा डिमांड जोन रहेगा। अपसाइड की बात करें तो 35,000 और 38,000 या 40,000 तक के भाव भी यहाँ संभावित हो सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर जो बुआई का रकबा घटा है, उस हिसाब से जुलाई के अंत तक मुझे लगता है कि ये क्लियर होगी स्थिति कि कितनी बुआई कम होगी। और यहाँ पर अगर अल्नीनो का असर ज्यादा रहता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो प्रोडक्शन टोटल 338 340 लाख गांठों का जो ईयरली बेसिस पर होता है, उसमें भी तकरीबन 15 से 20% लगभग 310 लाख 305 लाख गांठों का संभावित रहेगा। और उसके अनुपात में जो कॉटन सीड ऑयल केक है, वहां पर भी कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए ओवरऑल जो प्राइसेस हैं, जैसे मैंने कपास के प्राइसेस मैंने बताया कि 26,000 से लेके 40,000 तक संभावित रहने चाहिए आने वाले 6 महीने के हिसाब से। और वहीं अगर कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें, तो नीचे में यहाँ पर 3,300 और ऊपर में 4,000 4,100 तक के भाव आने वाले समय में संभावित हो सकते हैं। जी सर। ठीक है, ये सर का व्यू है प्राइजेस को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं आने वाले समय पर कॉटन के प्राइजेस में और इजाफा देखने को मिल सकता है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे?
जी, टॉप एग्रीकॉल्स में अभी भी जैसे मैंने कहा कि सेंटीमेंट यहाँ पर पॉजिटिव बने हुए हैं सभी एग्री कमोडिटीज के। और उस सभी का जो अभी कैप्टन बना हुआ है धनिया है, तो मुझे लगता है कि धनिया करंट भाव 15,320 के आसपास चल रहा है, यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 15,120 का यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लॉट करें। लक्ष्य की बात करें 15,450, 15,650 के यहाँ संभावित हो सकते हैं। दूसरी कमोडिटी जो खरीफ की फसल लगभग आधा समय का खरीफ में निकलता है और आधा आगे निकलता है, तो कैस्टर सीड में भी यहाँ पर अभी बाजार का ट्रेंड और मोमेंटम पॉजिटिव है। 7,020 के आसपास कैस्टर मिलता है तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 6,970 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा अगस्त वायदा का। 7,090 और 7,150 ये लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं। और तीसरी कॉमोडिटी ग्वार सीड रहेगी। यहाँ पर मेरा कॉन्ट्रेरी व्यू रहेगा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की वैसे ये एकदम प्रॉक्सी है ये मौसम का। जैसे ही मौसम खराब होता है तो या मान लीजिए मौसम में बारिशें कम होती है तो ग्वार सीड में तेजी देखने को मिलती है। परंतु हाल फिलहाल ऊपर के भाव में यहाँ सप्लाई देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि 6,000 का ग्वार सीड अगस्त वायदा बिकवाली की सलाह रहेगी। 6,050 का स्टॉप लॉस डालकर 5,950, 5,910 के लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकते हैं। जी सर। ठीक है, ये सर का व्यू है। टॉप 3 एग्री कॉल्स रिकमेंड किए जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और रणनीति बनाइए। हालांकि पोजीशन बना रहे हैं तो रिस्क फैक्टर का ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, ट्रेडिंग कॉल नोट डाउन करके चलिए। सर समय भी हो चुका है, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। हो सकता है मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन रहे सभी कमोडिटीज में, मेरी व्यक्तिगत किसी भी बाजार में कोई पोजीशन नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने कॉटन के मार्केट पर चर्चा की, उसके प्राइस आउटलुक समझने की कोशिश की गई, घरेलू डिमांड कैसी ये भी जानने की कोशिश की गई। कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए गए एक्सपर्ट की तरफ से, उस पर भी आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं, ट्रेडिंग कॉल नोट डाउन करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद। बाखबर होशियार, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार समाचार। 4 जुलाई को लगने वाला है एक बहुत ही स्पेशल दरबार। तो 2 एक्सपर्ट सिखाएंगे आपको शेयर और कमोडिटी बाजार का पूरा सार। मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे करती है कमाल, कैसे पहचाने इसकी सही चाल। तो देर किस बात की, अभी हमारा इन्विटेशन स्वीकार कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए या फिर सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और तुरंत रजिस्टर हो जाइए। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing.